हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड लैब स्टूडेंट के चैप्टर वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के माध्यम से हम लैब स्टूडेंट का ऑफिशियल सिलेबस कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज की वीडियो में हम मेटल और नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु वाला चैप्टर करेंगे। ओके, तो जो भी इसमें जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं ये सब हम कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ओके, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको नोट मेकिंग करते रहना है। ओके, ये आपको ही फायदा पहुँचाएगा। ओके, तो नोट मेकिंग आपको जरूर करना है। ओके, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। ओके, जितने भी वीडियो आएगी उसमें आपको कमेंट करना है ताकि मुझे पता चले कि कौन मेरी वीडियो को डेली फॉलो करता है। क्योंकि जब लैब स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा तो तब उसमें जो लिस्ट में नाम आएगा वो लिस्ट में जब मैं नाम पढ़ूंगा कि हाँ ये तो कमेंट करता था मेरी वीडियो के नीचे, तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो आप सभी को कमेंट जरूर करना है वीडियो के नीचे। ओके, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। ओके, तो चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। इस चैप्टर में हम देखिए क्या क्या सीखेंगे। मेटल और नॉन मेटल देखेंगे क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, मेटलर्जी देखेंगे यानी कि धातु क्रम, केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे, आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दे रखा है आपके सिलेबस में, ये दोनों देखेंगे, एलॉयज देखेंगे। ओके, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट। एलिमेंट यानी कि तत्व। तत्व क्या होता है, देखिए एलिमेंट इज द सब्सटेंस दैट कांट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस। यानी कि जो एलिमेंट होता है सबसे सिंपल होता है, उसके बाद हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते। आगे की क्लास में हम टुकड़े करेंगे, किस में करेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में करेंगे। लेकिन पदार्थ के रूप में हम सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म पूछा जाए कि किसका होता है तो वो होता है तत्व। ओके, पदार्थ का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, तत्व होता है यानी कि एलिमेंट होता है, जिसमें उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं। ओके, तत्व देखिए, तत्व के प्रकार, धातु हो सकते हैं यानी मेटल, अधातु हो सकते हैं यानी नॉन मेटल, ओके, उपधातु हो सकते हैं यानी मेटलॉइड्स, और नोबेल गैस हो सकते हैं। ओके, नोबेल गैस, ये होते हैं तत्व के प्रकार। ओके, अब आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल यानी कि भौतिक गुणधर्म देखते हैं। ओके, तो यहाँ लिख रखा है मैंने लुक एट बैक, यानी कि मैंने ये ऑलरेडी आपको करवा दिया है। कहाँ पे करवाया है, 9th क्लास में करवाया है। ओके, तो 9th क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, धातु अधातु वाला चैप्टर केमिस्ट्री में, आप उसमें जाके देख सकते हो। ओके, और ऐसे भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पूछी जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी पूछी जाती है। फिर भी आपको देखना है तो आप 9th में दे सकते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कि धातु में चमक होती है, ओके, आधातवर्ती होते हैं यानी मिलेबल होते हैं, टैक्टाइल होते हैं, यही सब है जो आपको पता ही है, बेसिक है। ओके, अब आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, जो कि इंपॉर्टेंट है यानी कि रासायनिक गुणधर्म। ओके, इसके भी कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे करवा दिया था 9th में। ओके, तो कुछ तो पीछे 9th में करवा रखा है, अब बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो हम अभी इसमें देख लेंगे। ओके, देखिए पहला है, देखिए रिएक्शन विद वाटर, कि जब हम धातु या अधातु की क्रिया जल से करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है। देखिए मेटल रिएक्ट विद वाटर, ओके, और क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जब हम धातु की अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके, ये लिया हमने मेटल। ओके, अच्छा, मेटल के ऊपर पॉजिटिव साइन होगा हमेशा। क्यों होगा ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं, दे देते हैं इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है। तो मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, इसलिए इनके ऊपर होता है पॉजिटिव साइन। ओके, तो ये मेटल है, मेटल की हमने करवाया H2O के साथ, ये H2O लिखा हुआ है यानी जल लिखा हुआ है, H2O ही है। ओके, यानी कि H प्लस OH नेगेटिव, ओके, आयंस के फॉर्म में लिख दिया हमने। तो ये क्या करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ओके, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, ये हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम लिया, सोडियम की हमने क्रिया करवाई जल से, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, मेटल का हाइड्रोक्साइड बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकला, हाइड्रोजन गैस। ओके, मेटल बहुत प्रकार के मेटल होते हैं। ओके, तो कुछ मेटल जो होते हैं वो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ होते हैं जो केवल गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, और कुछ जो होते हैं केवल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो तीनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी ठंडे के साथ भी, गर्म के साथ भी, वाष्प के साथ भी, ओके, ऊष्मा के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। तो ये ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कौन कौन से हैं जो सिर्फ ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। ओके, तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद हो गई होगी, पिछली वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है, काशीनाथ कमाली, आलू जरा फीके पकड़ते कौन है, आ गया, ये था। ओके, तो रिएक्टिव सीरीज मैं मान के चलता हूँ कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गया। अब उसमें आपको कुछ और चीज़ें ऐड करनी है। ओके, देखिए पोटेशियम सबसे ऊपर था, फिर सोडियम था, कैल्शियम, जो ये टॉप के तीन है, ऊपर के टॉप के तीन है ऊपर के, ये क्या करते हैं, ये ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया करेंगे, गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया करेंगे और वाष्प के साथ भी अभिक्रिया करेंगे। ओके,
जो ऊपर के 3 हैं यानी कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये क्या करेंगे, ठंडे जल के साथ करेंगे और गर्म जल के साथ भी और वाष्प के साथ भी करेंगे अभिक्रिया। और जो ऊपर में ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी घटती रहती है। ओके, यानी ये जो टॉप के 3 हो गए, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी, ये ठंडे, गर्म और वाष्प तीनों के साथ करेंगे अभिक्रिया। ओके, और इसमें भी एक चीज़ और याद करना है आपको कि जो ऊपर के 2 हैं, ओके, यानी पोटेशियम और सोडियम, ये क्या हीट के साथ भी कर लेते हैं, यानी ऊष्मा अगर हमें इसको, यानी ऊष्मा अगर इनको प्रदान की जाए तो ये ऊष्मा के साथ भी कर लेंगे। ओके, तो अगर आपसे पूछे जाए ऊष्मा के साथ कौन करता है, तो केवल सोडियम और पोटेशियम करता है। ओके, बाकी ये 3 इनके साथ। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन को छोड़ देते हैं, कार्बन को नहीं काउंट करेंगे। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, ये जो 3 है, ओके, इसके बाद में जो 3 है, ये क्या करेगा, हॉट वाटर के साथ करेगा प्लस स्टीम के साथ करेगा। ओके, हॉट वाटर के साथ करेगा प्लस स्टीम यानी वाष्प के साथ करेगा, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ नहीं करेगा। यानी कि ये 3 क्या कर रहे हैं, हॉट वाटर के साथ और स्टीम के साथ तो कर रहे हैं, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आयरन, टिन और लेड, ये जो 3 है, आयरन, टिन और लेड, ये क्या करते हैं, केवल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। ओके, ये तीनों क्या होते हैं, केवल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी ना तो गर्म जल के साथ करेंगे, ना ही हीट के साथ करेंगे और ना ही ठंडे जल के साथ करेंगे, ये केवल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। ओके, स्टीम के साथ, ये तीनों। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से नीचे जितने भी हैं, वो ज़्यादातर कैसे मेटल है जो अभिक्रिया नहीं करते हैं, जैसे सोना हो गया, प्लेटिनियम हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या है, अभिक्रिया नहीं करते, यानी ये किसी प्रकार की भी अभिक्रिया नहीं करते। हाइड्रोजन से नीचे वाले रिएक्शन नहीं करते, नो रिएक्शन, ये ऐसे पड़े रहते हैं। ओके, ये लेस रिएक्टिव है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे में है, इसलिए ये लेस रिएक्टिविटी है, तो ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है रिएक्टिविटी सीरीज को। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है काफी। आगे देखते हैं, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो नॉन मेटल होते हैं यानी अधातु होते हैं, वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसका कारण क्या है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, वो तो खुद ही कर्जा लेके बैठे हुए हैं, तभी तो उनके ऊपर नेगेटिव साइन, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर Cl नेगेटिव लिखते हैं। क्यों, और ये अधातु है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ओके, लेते हैं, तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं देने के लिए, ये तो उल्टा कर्जा लेके बैठे हुए हैं, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है, तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन को, ये है ना H2O, यहाँ से H2O को हम कैसे लिख सकते हैं, H+ और OH नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हमें H2O के साथ अभिक्रिया करवाना है तो इस H+ को हटाना पड़ेगा, इसको H+ को यहाँ से हटाना पड़ेगा। H+ को हटाने के लिए क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं उसके पास, तो इसलिए ये अधातु जो होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, वाटर के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो H2 को H2O से अलग कर दे तो रिएक्शन नहीं होता। ओके, तो ये पहला केमिकल प्रॉपर्टी हो गया कि पानी के साथ धातु और अधातु की अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। ओके, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, मेटल और नॉन मेटल दोनों का देखते हैं। तो देखिए, मेटल लिया हमने तनु अम्ल, ओके, डाइल्यूटेड एसिड लिया, तो क्या होगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इसमें भी रिलीज होगी। ओके, क्या बनेगा, फिर से देखिए, मेटल का हमने करवाया डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्या बना, मेटल सॉल्ट बना। ओके, धातु लवण बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ओके, देखिए, पर इसमें एक एक्सेप्शन है, देखिए, HNO3 के साथ H2 गैस नहीं निकलती। HNO3 क्या है, डाइल्यूटेड एसिड है। ओके, तो HNO3 में हम मेटल डालेंगे तो क्या क्या बनना चाहिए, मेटल सॉल्ट बनना चाहिए और हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए, लेकिन जब HNO3 में हम मेटल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। ये भी आपको याद रखना, ये क्या है, एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद है ये। ठीक, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि HNO3 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बता दिया है क्या होता है। ओके, तो HNO3 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आता ये क्या होता है कि H2 को ऑक्सीडाइज करके H2O बना देता है, यानी कि क्या होगा, इसमें क्या बनेगा, मेटल की क्रिया अगर हम HNO3 के साथ करवाएंगे, ये डाइल्यूटेड एसिड है, तो क्या बन जाएगा, मेटल सॉल्ट बन जाएगा, मेटल सॉल्ट, और प्लस H2 की जगह क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ओके, ये बन जाएगा। ओके, ये एक्सेप्शन है एक। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ इक्वेशन। ओके, जो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स हैं, हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल, जितने भी मेटल्स हैं, वो डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक, क्यों नहीं करते, क्योंकि वो भी हाइड्रोजन को उसके स्थान से डिस्प्लेस नहीं कर सकते, उसको विस्थापित नहीं कर पाते, क्योंकि
वो इतने ज़्यादा अभिक्रियाशील है ही नहीं कि उसको वहाँ से हटा सके। ओके, तो अगर हम मेटल लें जो कि हाइड्रोजन से नीचे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे जितने भी मेटल हैं, जितने भी धातु हैं, वे डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ना तो वाटर के साथ करते हैं ना ही डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं। ओके, यानी नो रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि कॉपर है, कॉपर प्लस HCl तो क्या होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ओके, फिर जैसे कि आपने पढ़ा कि जो HNO3 के साथ अगर हम मेटल की करवाएं तो H2 गैस नहीं निकलती बल्कि H2O बनता है। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम और मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीशियम और मैग्नीज ये दोनों क्या है, धातु है, इनकी अभिक्रिया करवा दें हम HNO3 के साथ, क्या बोला मैंने, मैग्नीशियम और मैग्नीज, इन दोनों की अभिक्रिया करवाएं, यानी इनमें से किसी एक की भी HNO3 के साथ, तो वो जल नहीं देगा बल्कि क्या देगा, हाइड्रोजन गैस ही देगा। ओके, तो ये एक्सेप्शन के अंदर एक और एक्सेप्शन हो गया, ठीक, कि मैग्नीज और मैग्नीशियम की अभिक्रिया अगर हम HNO3 से करवाएंगे तो H2O के स्थान पे क्या ही देगा, स्थान पे क्या देगा, वो हाइड्रोजन गैस देगा। ओके, ये भी आपको नोट करना है। अब आगे चलते हैं, ये होगी केमिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की। ओके, इसके कुछ जो बेसिक्स केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी थी ये हमने 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो यदि आपको वो भी देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9th क्लास की। ओके, आगे चलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी को क्या बोलते हैं, हिंदी में धातु क्रम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, धातु क्रम, मेटलर्जी। देखिए क्या होता है, मेटलर्जी में कुछ टर्म्स होते हैं, पहले उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे कि मिनरल्स यानी कि खनिज, और ये सब क्या होते हैं। देखिए, तो मिनरल्स यानी कि खनिज, खनिज क्या होता है, देखिए, एनीथिंग दैट इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एज मिनरल। अर्थ, देखिए अर्थ है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी वाली परत है इसको बोलते हैं क्रस्ट। ओके, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में प्रपट्टी बोलते हैं, हाँ हिंदी में बोलते हैं प्रपट्टी, प्रॉपर्टी हिंदी में प्रॉपर्टी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट। तो पृथ्वी की ऊपरी वाली सतह जो क्रस्ट होती है उस पर मिलने वाला कोई भी सब्सटेंस है उसको क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। ओके, जो भी पृथ्वी सतह, जो ऊपर वाली सतह है, इस पर जो भी कुछ भी मिलता है उसको क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, यानी कि खनिज बोलते हैं। ओके, खनिज ये हो गया। अब और क्या होता है, अयस्क। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर। अब हमने देखा कि जो पृथ्वी की क्रस्ट होते हैं उस पर जो कुछ भी मिलता है उसे बोलते हैं खनिज। ठीक, अब वे खनिज जिनसे हम धातु प्राप्त करते हैं, जिनसे हम मेटल प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं ओर। ओके, जैसे कि ऐसे आपको वेन डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये हो गया, ये जो है ये गोला है, इसमें है जितने भी खनिज है जो हमें मिलता है हमें पृथ्वी की क्रस्ट पे, ठीक है, और इसमें से कुछ खनिज ऐसे होंगे, कुछ खनिज ऐसे होंगे जिनसे हम धातु प्राप्त करते हैं। सभी से तो हम धातु प्राप्त नहीं करते हैं, कुछ से हम धातु प्राप्त करते हैं। तो जिनसे हम, जिन खनिजों से हम धातु प्राप्त करते हैं, मेटल प्राप्त करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम ओर या फिर अयस्क। ओके, तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकलता है कि जितने भी ओर हैं, जितने भी ओर हैं वो सब खनिज हैं। ओके, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ठीक है, समझ में आया आपको ये लाइन, कि जितने भी जो अयस्क हैं वो खनिज है, पर जितने भी खनिज है वो अयस्क नहीं हो सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। आगे देखिए, ओर्स ऑफ सम मेटल्स, कुछ धातु के अयस्क देखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हमें किस प्रकार के अयस्क से मिलता है, तो एल्यूमिनियम हमें मिलता है बॉक्साइट से। ओके, एल्यूमिनियम हमें कहाँ से मिलता है, बॉक्साइट से मिलता है, क्रायोलाइट से मिलता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का आपको और पूछा जाए, अयस्क पूछा जाए तो क्या हो गया, बॉक्साइट हो गया और क्रायोलाइट हो गया। ओके, आगे आयरन, आयरन का, आयरन मिलता है हमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से, Fe2O3 और Fe3O4 यहाँ से मिलता है हमें आयरन, तो ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। कॉपर का, कॉपर का और क्या होता है, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लैंस। ओके, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लैंस, ये होता है कॉपर का। जिंक, जिंक का क्या होता है, जिंक ब्लेड। ठीक है, जिंक ब्लेड जो हुआ वो हुआ जिंक का ओर। ओके, जिंक ब्लेड का, जिंक ब्लेड किसका ओर हुआ, जिंक का ओर हुआ। आगे मरकरी यानी कि पारा, पारा का देखिए क्या होता है, सिनेबार, ये इंपॉर्टेंट है, सिनेबार। ठीक है, मरकरी का और क्या हुआ, सिनेबार। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिनेबार किसका अयस्क है, ऑप्शन में होगा आपके एल्यूमिनियम, आयरन, मरकरी, तो आपको मरकरी पे टिक लगाना है। ओके, अब देखते हैं अब हम मेटलर्जी, कुछ टर्म्स हम समझ गए जो टर्म्स यूज होनी है। ओके, अब हम मेटलर्जी समझते हैं, यानी कि धातुक्रम। धातुक्रम होता क्या है, तो देखिए मेटलर्जी क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर, यानी कि अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को, जितनी संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है उसी को हम बोलते हैं मेटलर्जी, यानी कि धातुक्रम। ठीक है, क्या बोला मैंने, कि ओर से अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं मेटलर्जी, यानी कि धातुक्रम। ओके,
ओके, अब देखिए मेटलर्जी में कुछ प्रोसेस होते हैं। ओके, जो मेटलर्जी में देखिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं या फिर प्रोसेस होते हैं। तो देखिए, एक हुआ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्कों का सांद्रण, ये भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ ओर, रिडक्शन ऑफ ओर, रिफाइनिंग, लास्ट में हम रिफाइन करेंगे उसको। ठीक है, इन सबको अच्छे से हम देखेंगे अभी। ओके, एक एक करके। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है, बताता हूँ मैं कौन सा बनाना है। ठीक है, देखिए ये वाला डायग्राम आपको वहाँ पे बनाना है ऊपर में। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ये हो गया और अयस्क। ठीक है, अयस्क का हमने सबसे पहले क्या करना है, सांद्रण करना है, यानी कि कंसंट्रेशन करना है। फर्स्ट स्टेप ये हुआ। ओके, अब हमने देखा कि जो मेटल है, मेटल तो अलग अलग टाइप के हैं, कोई ज़्यादा अभिक्रिया करता है, कोई कम अभिक्रिया करता है, कोई बीच में अभिक्रिया करता है। तो इसके हिसाब से हमने तीन डिवाइड कर दिया, उसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो हाईली रिएक्टिविटी हो गए, एक हाईली रिएक्टिव हो गए जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, दूसरा हो गया मॉडरेट रिएक्टिव, और थर्ड हो गए लो रिएक्टिव जो कम रिएक्टिव है। ओके, तो जो अब इन तीनों पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब इन तीनों के जो प्रोसेस होते हैं, ओके, मेटलर्जी के, वो अलग अलग होते हैं। जैसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हो गए, हाईली रिएक्टिव मेटल हो गए, जैसे उनमें कौन कौन आएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या हो गया, हाईली रिएक्टिव हो गए। ओके, तो इनका देखिए फर्स्ट स्टेप तो सब में कॉमन है, कंसंट्रेशन होगा। अब जो हाईली रिएक्टिव है उनमें देखिए सेकंड क्या होगा, गलित धातु का विद्युत अपघटन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस होगी यहाँ पे प्रोसेस सेकंड। फिर क्या होगा, उसको रिफाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा हमें। ओके, तो हाईली रिएक्टिव ऐसे प्राप्त होता है। फिर मॉडरेट जो होते हैं, मध्यम में होते हैं, जो जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। ठीक है, ये अब इनको भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया कार्बोनेट और एक हो गया सल्फाइड ओर। ठीक है, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। ठीक है, जो अयस्क होते हैं वो विभिन्न फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है, हेमेटाइट, ये सब जो है इन सब के फॉर्म में पाया जाता है। ओके, तो जो कार्बोनेट अयस्क हो गए और सल्फाइड अयस्क, इन दोनों पार्टों में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगर जो ओर है वो कार्बोनेट ओर है, तो देखिए उसमें क्या होगा, फिर सेकंड प्रोसेस उसमें होगा कैल्सिनेशन होगा, दूसरा प्रोसेस, यानी कि निस्तापन। हिंदी में बोलते हैं निस्तापन, इंग्लिश में बोलते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है। ओके, और अगर जो ओर है वो सल्फाइड ओर है, तो उसका क्या करेंगे, हम भर्जन करेंगे, यानी कि रोस्टिंग करेंगे। भजन नहीं है, भर्जन है। भर्जन का यानी कि रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों को आगे देखेंगे हम, होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो अगर कार्बोनेट ओर है तो उसका करेंगे हम निस्तापन, यानी कि कैल्सिनेशन, और अगर सल्फाइड ओर है तो उसका करेंगे हम रोस्टिंग, यानी कि भर्जन। ओके, फिर देखिए ये इन दोनों का देखिए थर्ड स्टेप क्या होगा, इनका थर्ड स्टेप में क्या होगा, इनका होगा ऑक्सीडेशन। इनका क्या करेंगे हम, ऑक्सीकरण करेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक, फिर उसका करेंगे अपचयन, रिडक्शन करेंगे उसका। फिर क्या होगा, उसका रिफाइन कर देंगे, उसको शोधन कर देंगे उसका। ठीक, ये होगा। अब देखते हैं जो लो रिएक्टिव है। लो रिएक्टिव तो देखिए उसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना होता नहीं, जैसे सोना है, सोना लो रिएक्टिव है, तो इसको हम कैसे करते हैं, जो मिट्टी होता है मिट्टी से इसको छान लेते हैं और सोना प्राप्त हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा केमिकल वो प्रोसेस है नहीं इसमें। तो देखिए यदि लो रिएक्टिव वालों का सल्फाइड ओर बन रहा है, ओके, लो रिएक्टिव मेटल्स का सल्फाइड ओर है, तो उसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, भर्जन करेंगे, यानी रोस्टिंग करेंगे इसमें। ठीक है, रोस्टिंग करने के बाद हमें धातु मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा, और उसको हम परिष्करण कर देंगे, यानी कि उसको रिफाइन कर लेंगे। ओके, तो ये है। अब ये तो हो गया ब्लॉक डायग्राम हो गया, इसे आपको बना लेना है। ठीक है, जब रिवीजन करोगे आप तो एक बार में नज़र में, मतलब 10 सेकंड में आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे इसके थ्रू। ओके, तो ये बना लेना है। अब चलते हैं हम एक एक स्टेप पे। ठीक है, 4 स्टेप है ना मेन इसमें, तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्रण ऑफ अयस्क। ठीक है, अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, ओर पर लगे इम्प्योरिटी को हटाना। इसमें क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटी होती है, अशुद्धियाँ होती है। अशुद्धियाँ किस प्रकार की हो सकती है, मिट्टी, रेत, कंकड़, छोटे पत्थर। ठीक है, ये सब होगी अशुद्धियाँ, इनको बोलते हैं इम्प्योरिटी। अच्छा, जो इम्प्योरिटी मेटलर्जी में इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है, गैंग यानी कि अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटी। ओके, तो कंसंट्रेशन में क्या कर रहे हैं हम, देखिए जो अयस्क हैं, अयस्क पे जो मोटी मोटी सी गंदगी, यानी मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर, इनको हम हटाते हैं इसमें। ठीक है, इनको हम हटाते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से मेथड इन्वॉल्व हैं, देखिए इट इन्वॉल्व वेरियस मेथड, लाइक कौन कौन से, हाइड्रोलिक वॉशिंग देखेंगे क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन देखेंगे, फ्लोट फ्लोटेशन, यानी कि झाग प्लावन
यानी फेन प्लावन विधि। ओके, केमिकल सेपरेशन ये सब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के मेथड है, अयस्क को सांद्रण करने के तरीके हैं, ये मेथड है। ओके, देखिए हाइड्रोलिक वॉशिंग, पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग देखते हैं, इसमें क्या करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इन दिस द हाई स्पीड स्टीम ऑफ वाटर इज पास थ्रू स्लोप विच हैज़ ओर प्लेस ऑन इट, एज अ रिजल्ट लाइटर इम्प्योरिटी बह जाते हैं और हैवियर जो ओर होते हैं वहीं पर रह जाते हैं। क्या किया हमने, इस प्रकार से एक स्लोप तैयार किया, इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, ओर रख दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर हम तेज पानी की धार डालेंगे तो क्या होगा, जो इसकी अशुद्धियाँ होगी, मिट्टी विट्टी पत्थर कंकड़ ये तो बह जाएंगे, लेकिन जो भारी ओर होंगे वो यहीं पे रह जाएंगे, बेल्ट पे चिपके रह जाएंगे। ओके, तो ये होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। ओके, स्लोप पे हमने रख दिया और उस पर पानी की तेज धारा प्रवाहित की, जिससे क्या होगा, इम्प्योरिटी तो बह जाती है लेकिन जो भारी ओर होते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं। ओके, ये हो गया हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग। नेक्स्ट, अब इसकी लिमिटेशन भी पता नहीं चाहिए कि कहाँ तक ये वर्क कर सकता है। केवल भारी ओर ही है ना, क्योंकि हल्के ओर तो बह जाएंगे पानी में, तो केवल भारी ओर, भारी यानी कि आयरन के ओर, लोहे का, लोहा तो होता है भारी, ठीक, तो केवल भारी ओर के लिए ये जो मेथड है ये कारगर है, बाकी में ये काम नहीं करता है। तो भारी ओर कौन है, आयरन के, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट वगैरह। ओके, सेकेंड है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, चुंबकीय पृथक्करण, हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण। इसमें क्या करते हैं, देखिए रोलर लगाया हमने, जैसे कि ये यहाँ पे बनाता हूँ मैं आपको, 2 रोलर लगा दिए हमने, इसके ऊपर एक बेल्ट लगा दिया। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक बर्तन, यहाँ पे एक बर्तन, यहाँ पे, और यहाँ पे हम वो डालेंगे और देखिए ये जो ये घूम रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे में घूम रहा है, ऐसे में घूम रहा है। ओके, तो क्या यहाँ पे हमने ओ डाला तो ये घूमता जाएगा, और ये जो ये वाला रोलर है ना, ये मैग्नेट का बना हुआ है, चुंबक का बना हुआ है, ये वाला सिंपल है, ये मैग्नेट का बना हुआ है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमने ओ डाला, ये गया गया घूमते घूमते यहाँ पे जैसे आया, तो जो और जो होगा उसमें अयस्क जो होगा, धातु होगा, सॉरी, जो अयस्क में जो धातु होगा वो तो इससे चिपक जाएगा और इसके चिपक के इधर यहाँ पे गिरेगा, पर जो अशुद्धियाँ होगी वो यहाँ पे गिरेगी, क्योंकि वो तो चिपक नहीं सकती ना। मैग्नेट से कौन चिपकता है, धातु तो चिपकता है मैग्नेट से, चुंबकीय गुण होता है उसमें, तो यहाँ से चिपक के वो यहाँ पे गिर जाएगी, और जो अशुद्धियाँ होती है दूसरी दूर गिरेगी यहाँ पे दूसरे बर्तन में। ओके, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। इसकी लिमिटेशन क्या होगी कि केवल उन्हीं ओर का हम सेपरेशन कर सकते हैं जो क्या होंगे, जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, आयरन। ओके, आयरन क्या होता है, चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, तो आयरन ओर को हम कर सकते हैं। ओके, बाकी कुछ ऐसे ओर होंगे जो मैग्नेट की तरफ आकर्षित नहीं होते, तो उनका हम इस विधि के द्वारा नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ फ्लोटेशन। ठीक है, फोर्थ फ्लोटेशन यानी कि फेन उत्प्लावन विधि। ओके, फेन उत्प्लावन विधि में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। देखिए एक टैंक लिया हमने, इसमें पानी भर दिया और इसमें डाल दिया हमने चीड़ का तेल। किसका तेल डाला, ये भी पूछा जाता है, चीड़ का तेल डाला। और जो ओर है यानी कि जो अयस्क, उसको हमने पाउडर पीस लिया, बिल्कुल बारीक पीस लिया और इसमें डाल दिया। ठीक है, अब डाल दिया और इसको खूब मिला दिया, तो क्या होगा, देखिए जो अशुद्धियाँ होगी, अशुद्धियाँ झाग बन के ऊपर तैरने लग जाएगी। अशुद्धियाँ क्या होगी, झाग बन के ऊपर तैरने लग जाएगी, और जो हमारा भारी ओर होगा वो नीचे बैठ जाएगा तली में। ठीक है, फिर हम अशुद्धियों को साफ कर लेंगे ऐसे, और ओर को, और जो हमारा जो धातु है नीचे में उसको हम अलग कर लेंगे। ओके, तो ये होता है फेन उत्प्लावन विधि। ठीक, अब लिमिटेशन क्या है फेन उत्प्लावन विधि की, कि ओनली यूज फॉर सल्फाइड ओर। तो ये जो मेथड है ये केवल सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन यानी सांद्रण के लिए उपयोग की जाती है। क्यों, क्योंकि जो सल्फाइड ओर है वही पाइनोल यानी कि चीड़ का तेल है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, बाकी दूसरे जैसे हमने आयरन ओर डाल दिया तो उसमें नहीं होगा कुछ, उसमें फेन ही नहीं बनेगा। ओके, तो ये लिमिटेशन हो गया कि तो ये लिमिटेशन हो गया। और लिमिटेशन में मतलब उल्टा ऐसे घुमा के भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि सल्फाइड ओर के सांद्रण के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा, फेन उत्प्लावन विधि। ओके, अब हमारा लास्ट बच गया केमिकल सेपरेशन। इसके अलग अलग नाम है, एक तो लीचिंग भी बोलते हैं इसको, और एक होता है बेयर प्रक्रम। ओके, बेयर प्रोसेस, ये दोनों नाम भी इसी के केमिकल सेपरेशन। इसमें क्या करते हैं, देखिए ओर को हमने पाउडर बना लिया, पाउडर कर दिया उसको। ठीक है, उसमें जो केमिकल है सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस है, उसमें हम कुछ केमिकल सब्सटेंस डालते हैं।
क्या किया हमने, ओर को हमने क्या किया, पाउडर पीस लिया, उसको पाउडर बना लिया। फिर उसमें हम कुछ रासायनिक पदार्थ डालते हैं, केमिकल सब्सटेंस डालते हैं, जो ओर के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेते हैं, यानी यौगिक बना लेते हैं। हमने कुछ उसमें केमिकल सब्सटेंस डाला, अब उसने ओर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, यौगिक बना लिया, कंपाउंड बना लिया। तथा इस कंपाउंड को अलग कर लेते हैं, इस कंपाउंड को हमने अलग कर लिया, अब बचा क्या वहाँ पे, इम्प्योरिटी हम अलग कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा केमिकल सेपरेशन। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रण। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी कि सांद्रण करना उसको। सांद्रण में हमने क्या किया कि जो मोटी मोटी वो थी अशुद्धियाँ थी, मिट्टी, धूल, कंकड़, पत्थर, ये सब हमने हटा दिया। ठीक है, 4 मेथड के थ्रू। अब आते हैं हम सेकंड मेथड। ठीक है, अच्छा एक इसका एग्जाम्पल है, देखिए केमिकल सेपरेशन का एक एग्जाम्पल दे रखा है बुक में, तो ये पूछा जा सकता है। जैसे बॉक्साइड के साथ NaOH का, देखिए मतलब कि बॉक्साइड क्या है, ओर है, किसका ओर है, एल्यूमिनियम का ओर है। तो अगर हमें उसका कंसंट्रेशन करना है तो देखिए क्या करेंगे, उसमें हम NaOH एक रासायनिक पदार्थ मिला देंगे, तो उससे क्या होगा, ये जो NaOH है एक यौगिक बना लेगा बॉक्साइड के साथ, और उसे हम अलग कर लेंगे और अशुद्धियाँ अलग हो जाएगी। देखिए कैसे होगा। बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.2H2, ये हो गया बॉक्साइड। इसमें हमने डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH डाल दिया। ठीक है, NaOH डालने से क्या होगा, ये इसके साथ यौगिक बना लेगा। देखिए सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 बन गया। NaAlO2 ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट है, ये बन गया, ये एक यौगिक है, कंपाउंड बन गया। इसके साथ साथ इम्प्योरिटी रहेगी और पानी बन गया। इम्प्योरिटी को हटाओ, इसको हमें इसे निकालना है, इसे निकाला, ठीक, लेकिन हमें अभी भी एल्यूमिनियम नहीं मिला। ओके, तो इसको देखिए, इसको क्या करेंगे, इसको फिर करेंगे पानी से धो देंगे, ठीक है, या फिर पानी में डाल देंगे। तो सोडियम एल्यूमिनेट के लिए हमने NaAlO2 पानी डाला उसमें, ओके, H2O, तो ये क्या बन जाएगा, फिर से NaOH जो हमने डाला था वो लास्ट में फिर बन गया, और इसके साथ साथ क्या बना, AlOH का होल थ्राइज। ठीक है, AlOH का होल थ्राइज, ओके, AlOH का होल थ्राइज बन गया। OH का होल थ्राइज, इसको हमने क्या किया, गर्म किया, ये साइन गर्म का है। ठीक है, गर्म करने पे क्या बन गया, Al2O3 प्लस H2। Al2O3 ये क्या है, एल्यूमिना। ओके, एल्यूमिना बन गया, तो फिर एल्यूमिनियम एकदम से बन जाएगा लास्ट में, हमें यही चाहिए, एल्यूमिना बना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिना बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, Al2O3 एल्यूमिना। ठीक है, क्या नाम है इसका, एल्यूमिना, ये याद रखना है। तो इस प्रकार से हमें बॉक्साइड से एल्यूमिना प्राप्त हुआ। ओके, और क्या किया इसमें, हमने केमिकल सेपरेशन किया। इसमें हमने एक रासायनिक पदार्थ डाला, उसने एक यौगिक बनाया, फिर उसको गर्म किया और फिर एल्यूमिनियम मिल गया हमें। ओके ओके ओके, ये डायग्राम आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ ओर। सेकंड स्टेप क्या था, ऑक्सीडेशन करना उसका, ओर का। ठीक है, अभी हमने क्या कंसंट्रेशन कर दिया उसका, ठीक है, कंसंट्रेशन सांद्रण कर लिया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, देखिए कन्वर्टिंग कंसंट्रेटेड ओर, जो सांद्रित ओर है अयस्क है, उसको हम चेंज कर देते हैं किसमें, मेटल ऑक्साइड में। उसका हम क्या बना देते हैं, मेटल ऑक्साइड बना देते हैं, है ना, तभी तो इसका नाम है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन करके हम उसका मेटल ऑक्साइड बना देंगे। और इसके लिए देखिए कौन कौन से मेथड अपनाते हैं हम। ठीक है, 2 प्रकार के मेथड है, देखिए एक हो गया हमारा कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन, और एक हो गया हमारा रोस्टिंग यानी कि भर्जन। ये 2 मेथड है, इसके द्वारा हम क्या बना देते हैं, जो कंसंट्रेटेड हमारा ओर है उसको हम क्या बना देते हैं, उसका मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। ओके, देखिए कैसे होगा। कैल्सिनेशन और भर्जन, इन दोनों को समझते हैं। देखिए कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन, इसमें क्या करते हैं, जो ओर है अयस्क का उसको हम गर्म करते हैं, अब्सेंस ऑफ एयर, ये याद रखना है आपको, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में, वायु नहीं होना चाहिए, वायु की अनुपस्थिति में हम अयस्कों को गर्म करेंगे। ठीक है, और गर्म करने पे वो बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। ये हमने ओर लिया, इसको हमने गर्म किया, और नीचे क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, मतलब एयर है नहीं वहाँ पे, वायु है नहीं बिल्कुल भी, और ये बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। बस इतना सा ही अंतर है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में। रोस्टिंग में हम वायु को रखते हैं, यानी प्रेजेंस होता है उसका, यानी वायु उपस्थित होता है वहाँ पे रोस्टिंग में, लेकिन कैल्सिनेशन में वायु अनुपस्थित होता है, वहाँ पे वायु नहीं होता। बस इतना सा डिफरेंस, दोनों में गर्म करते हैं। ओके, तो निस्तापन में आप समझ गए कि हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, और वो उसका मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। हमें मेटल ऑक्साइड बनाना है सेकेंड स्टेप में। ओके, दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर कार्बोनेट ओर, ये हमने ऊपर देख लिया था। इसमें कार्बोनेट ओर का ही हम करते हैं। ये देखिए कार्बोनेट ओर है, इसी का हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब इक्वेशन के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट और हो गया जिंक का, जिंक कार्बोनेट, इसको हमने क्या किया, गर्म किया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ZnO प्लस CO2, ZnO प्लस CO2, ये बन गया ZnO।
ZnO क्या है, जिंक ऑक्साइड बन गया। ऑक्साइड ही तो बनाना था, हमें मेटल ऑक्साइड बनाना था, तो यही बन गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी कार्बोनेट है, हमने देखा ना कार्बोनेट और का ही बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट और है, इसको हमने गर्म किया तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO प्लस CO2 बन गया। तो ऑक्साइड बन गया, हमें ऑक्साइड ही बनाना है, सेकंड स्टेप में ऑक्साइड बन गया। ओके, तो जो निस्तापन हुआ, ठीक है, कैल्सिनेशन जो वो कार्बोनेट और के लिए होता है। आगे देखिए रोस्टिंग। रोस्टिंग यानी कि भर्जन। भर्जन में देखिए क्या करते हैं, हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, बस इतना है कि ओर को इसमें भी गर्म करेंगे, लेकिन वायु होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, वायु चाहिए, हवा, यहाँ पे हमें एयर चाहिए, और बन जाएगा क्या, मेटल ऑक्साइड। दोनों में मेटल ऑक्साइड बना। दिस इज यूज फॉर सल्फाइड ओर। ओके, ये सल्फाइड ओर के लिए होता है, ये भी हमने देख लिया आपसे। जैसे कि जिंक सल्फाइड है, ZnS। ठीक है, जिंक को हम गर्म करेंगे, क्या बन जाएगा, ZnO। ओके, जिंक ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड चाहिए था हमें, ऑक्साइड बना था, ये बन गया। ओके, तो जो सल्फाइड होते हैं उनके साथ हम करते हैं भर्जन, और जो कार्बोनेट होते हैं उनके साथ करते हैं हम कैल्सिनेशन। ओके, नोट देखिए क्या है, केवल सल्फाइड एंड कार्बोनेट अयस्कों के लिए सेकंड स्टेज करते हैं। जो सेकंड स्टेप है वो केवल सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों के लिए करते हैं। ओके, बाकी किसी के लिए सेकंड स्टेप नहीं होता, फिर सीधे थर्ड पे स्किप करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल Al2O3 एल्यूमिना जो हमें अभी मिला था, ये पहले से ही ऑक्साइड है। ठीक है, ये तो पहले से ना, हमने जब उसका वो किया था, सांद्रण किया था, तो अभी ये मिल गया था Al2O3। अब ये तो पहले से ही ऑक्साइड बन रखा है, इसको हम क्यों जबरदस्ती निस्तापन या फिर भर्जन करेंगे, क्यों करना फालतू में। ठीक है, तो ये पहले से है ऑक्साइड के रूप में, तो इसलिए हम इसका सेकंड स्टेप नहीं करेंगे। तो सेकंड स्टेज जो होता है, ठीक है, सेकंड स्टेज जो होता है वो सिर्फ किसका होता है, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट और का ही होता है, ये भी ध्यान में रखना है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट आगे का जो बचा हुआ है वो कल की वीडियो में देखेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, जो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो उसे एडिट करने में भी प्रॉब्लम होती है, और आपका जो इंटरेस्ट होता है वो भी 30 मिनट के आसपास होता है। 30 मिनट तक आपका जो दिमाग होता है बहुत अच्छे से पढ़ पाता है, उसके बाद धीरे धीरे थकना शुरू हो जाता है। तो जो मैं कोशिश करूँगा, जो वीडियो है अभी शुरू में, क्योंकि एग्जाम आने में अभी काफ़ी टाइम है, तो अगर मैं धीरे धीरे भी पढ़ाऊँगा तो भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ओके, तो कोशिश करूंगा कि 30 से 40 मिनट की वीडियो बनाऊं, ताकि जो आपका इंटरेस्ट है वो बना रहे वीडियो में। ओके, तो आज हमने सेकंड स्टेज देख लिया है, ठीक है, ऑक्सीडेशन तक। कल हम थर्ड और फोर्थ स्टेप देखेंगे, और उसके बाद हम बॉन्डिंग देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, और उसके बाद एक टॉपिक बच जाएगा अलॉय, उसे भी देख लेंगे, कल ही खत्म कर देंगे। तो कल ये वाला चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। ओके, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी, और आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।